बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज सीए शशांक गुप्ता। तो आज हम एक और वीडियो लेके आ रहे हैं बेटा आपके लिए टैक्सेशन की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था टैक्स क्या होता है, कौन लगाता है इसको, पावर किसके पास होती है और क्यों लगाया जाता है। आज हम इसी का अगला कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। बहुत फेवरेट सब्जेक्ट, आपको बहुत मजा आता है इनकम टैक्स के बारे में सुनने में। तो आज देखते हैं हम इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। चलिए जी बेटा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बेटे, द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ जब भी कोई आपसे बोले, पहले में ये देखना है कि हमने पहले की वीडियो में भी देखा था, आपको पता भी होगा, सबसे पहले आप कोई भी टैक्स लगाने से पहले लॉ फ्रेम करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि पहले आप लॉ बनाइए और लॉ के बाद आप टैक्स लेवी करिए और कलेक्ट कीजिए। तो इनकम टैक्स क्या हुआ, हमारा एक तरीके से लॉ हो गया। ठीक है, चलिए तो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या होते हैं। पहला देखें बेटे, इनकम टैक्स एक्ट, यानी पहला देखते हैं बच्चों, फर्स्ट इज इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, फिर सेकंड दे रखा है बेटा एनुअल फाइनेंस एक्ट, थर्ड इनकम टैक्स रूल्स, फोर्थ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन, फाइव द लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। इन पांचों को करो इकट्ठा, मिलाओ इनको, बनेगा आपका इनकम टैक्स लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट ये पता होगा आपको, जो पूरा साल है इसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। The levy of income tax in India is governed by the Income Tax Act 1961. क्लियर है। अगला, it extend to whole of India। भाई सब पे लगेगा ये, whole of India। It came into the force 1st April 1962। 1962 में आया ये। बोलते क्या है इसको, इनकम टैक्स एक्ट। इट कंटेन्स सेक्शन 1 to 298, schedule 1 to 14 and 23 चैप्टर्स। तो इसके बारे में हम जो अपना सीए इंटरमीडिएट का कोर्स करेंगे, सीए और सीएस इंटरमीडिएट का, उसमें हम कोशिश करेंगे इनको कवर करने की। तो समझ में आया बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट का मतलब हो गया कि गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। कब आया, 1 अप्रैल 1962। कितने सेक्शन होते हैं, 298। कितने चैप्टर्स होते हैं, 23। कितने स्केड्यूल होते हैं, 40। धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं बेटे। नेक्स्ट आया बेटा आपका फाइनेंस एक्ट। नेक्स्ट क्या आया बच्चों, फाइनेंस एक्ट। अच्छा पहले बताओ मेरे को, आप इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो मैंने बहुत ब्रीफिंग आपको दे दी मैंने, कि आपको समझ आ जाए कि हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सेकंड होता है बेटा फाइनेंस एक्ट। आपको पता होगा, मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बताता हूँ। आपने देखा होगा फरवरी के महीने में क्या होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एक अटैची बोलते हैं ना, लेके चलते हैं ब्रीफ केस। उस ब्रीफ केस पे क्या होता है, एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट जिसे बोलते हैं बजट। उस बजट को ही बोलते हैं बेटे फाइनेंस एक्ट। यानी जो बजट होता है, बजट को बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। चलिए पढ़ते हैं। द एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट इन द बजट सेशन। When the finance bill is passed by both the houses, कौन कौन से हाउस होते हैं, घर के वाले हाउस को समझ लेना, हमारे घर ना, कौन कौन से, अपर हाउस और लोअर हाउस। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा, लोअर हाउस क्या होता है आपका, लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा, और अपर हाउस क्या होता है आपका, अपर हाउस होता है आपका राज्यसभा। जब दोनों से पास हो जाएगा, सबसे पहले बिल पास होता है लोकसभा में, उसके बाद बिल कहां पास होता है बच्चों, राज्यसभा में, उसके बाद गेट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस पे अपनी स्वीकृति देगा, उसके बाद क्या बन जाएगा बेटा, ये फाइनेंस एक्ट। तो ये स्वीकृति जो मिली, ये एक्ट नहीं बना, ये जो एक्ट आप पढ़ के आए थे 1961 वाला, ऊपर की तरफ जो पढ़ के आए थे, उसमें जाके क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट। तो जब कोई हम लॉ चेंज करते हैं, कोई सेक्शन चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। देखते हैं द अमेंडमेंट्स
आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड द अदर लॉस बाय द फाइनेंस एक्ट। क्लियर है? तो एक्ट का मतलब जो एक बार लिख दिया उसको बोलते हैं आप इनकम टैक्स एक्ट। हर साल चेंज कर रहे हो, कोई अमेंडमेंट लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए बेटा, फटाफट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी, मैं काम करता हूं, देखो पीछे वाली वीडियो भी लगाता हूं, इसका दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। डन। और एक स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए बच्चों। चलिए बेटे अगले स्लाइड पे आते हैं बेटे। थर्ड इज कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स। क्या होते हैं बच्चों? इनकम टैक्स के रूल्स। चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। चलिए जी, द इनकम टैक्स रूल, यहां छुप गया बेटा, ये हम थोड़ा सा नीचे लेने की आने की कोशिश करते हैं इसको। चलो जी, चलिए जी, तो इनकम टैक्स रूल क्या होते हैं? ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यानी जो ये बच्चों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सीबीडीटी, ये जो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका क्या है बेटा? सेंट्रल बोर्ड, इसे कहते हैं सीबीडीटी। ओके, द सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक द रूल्स। कौन बनाता है बेटा? देखो ध्यान सुनो, एक्ट बन गया, एक्ट तैयार है। अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं अपर हाउस से लोअर हाउस से, उसको आता है फाइनेंस एक्ट में। अब एक और चेंज कौन कर रहा है? आप सीबीडीटी। तो सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक द रूल्स फॉर कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सीबीडीटी फ्रेम्स द रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपकी क्लैरिटी देने के लिए, आपको लॉ के बारे में समझाने के लिए, आपको एक्ट का एक्सप्रेशन देने के लिए सीबीडीटी क्या बनाती है? रूल्स बनाती है। दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल 1962। ईयर पे हम नहीं जाएंगे, इन्हें आप बोलते हैं इनकम टैक्स रूल। नेक्स्ट, द रूल्स हैव सब रूल्स, प्रोविजंस, एक्सप्लेनेशन। अभी बताया था मैंने क्या क्या होते हैं? सब रूल, प्रोविजोस एंड एक्सप्लेनेशन। अब देखो बेटा, प्रोविजो का मतलब क्या होता है? जहां भी देखो ना प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है सेक्शन कुछ और कह रहा है, जैसे मैं कह के चलता हूं कि सेक्शन कुछ और बोलने वाला है, और जब वो लिख देगा प्रोविजो तो उसका मतलब इसका उलट होने वाला है। देखते हैं बेटे, द प्रोविजो टू रूल एंड सब रूल स्पेल आउट द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बताएगा बेटा आपको। यदि प्रोविजो किसके बारे में बताता है? प्रोविजो आपको बताता है एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है जी। टू द लिमिट्स, कंडीशन, गाइडलाइंस, basis of valuation as the case may be spelled out in the rule and sub rule। यानी रूल और सब रूल में क्या आता है बेटा? आपको एक्सेप्शन देना है तो प्रोविजो लगाता है। अगला, द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या करेगा बेटा? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कोई चीज, और ज्यादा क्लैरिफिकेशन। यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? क्लैरिफिकेशन। देखिए एक एक वर्ड से देखते हैं हम। तो पहले वाले में इंपॉर्टेंट क्या वर्ड था बेटा आपका? मैंने करा था आपको एक्सेप्शन, और इसमें है बेटे क्लैरिफिकेशन। The explanation gives clarification for the purpose of the rule. It is important to keep in mind that along with the Income Tax Act, these rules should also be studied। ये नहीं है आपने कुछ भी कर दिया, सर एक्ट में लिखा था मैंने कर दिया, नहीं। आपको अमेंडमेंट एक्ट भी चेक करना है, फाइनेंस एक्ट भी चेक करना है जो होता है, और रूल्स भी चेक करते हैं। आई होप तीनों चीज समझ में आई होगी आपको। इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट एंड रूल्स का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड इज अ इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसका सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। बेटा क्या बताऊं उसके बारे में? सर्कुलर, अब देखो ध्यान से रखना चीजें, मैं पूछूंगा आपसे, देखते हैं आपको आता है नहीं आता। इनकम टैक्स एक्ट लॉ बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961। फाइनेंस एक्ट किसने बनाया भाई? फाइनेंस एक्ट गवर्नमेंट बना रही है, चेंज कर रही है टाइम टू टाइम, उसे बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। सीबीडीटी को चेंज करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूल्स। वो प्रोविजो भी ला सकती है, अपना एक्सप्लेनेशन भी ला सकती है, तो जैसे लेके आएगी उसको बोलते हैं रूल्स, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेशन के साथ बेटा है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स क्या होते हैं बेटे? सर्कुलर्स भी सीबीडीटी लेके आती है, लेकिन जो सर्कुलर्स होते हैं बेटा,
सर्कुलर्स लेके आती है वो अपने ऑफिसर्स के लिए। जैसे माना मैं किसी ऑफिसर से काम करा रहा हूं, मैंने कहा देखो सर ये तो काम हो जाना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, जैसे पेन है तो मैंने बोला कि ये पेन तो केवल 10 रुपए का है, आप कह रहे हो 20 रुपए का, कैसे हो सकता है। तो इन्हीं ऑफिसर्स को रोकने के लिए, अपने और क्लैरिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, हमारी भलाई के लिए गवर्नमेंट या किसके थ्रू, सीबीडीटी के थ्रू, द सर्कुलर्स आर इशूड बाय द सीबीडीटी। कौन लेके आता है बेटा, सीबीडीटी, फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या लेके आते हैं बेटे, वो लेके आते हैं सर्कुलर्स टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजन। जैसे किसी प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जब आप लोन टू डायरेक्टर्स देते हैं, आप लॉ में पढ़ेंगे, हालांकि ये कंपनी लॉ में लोन टू डायरेक्टर्स देते हैं आप, तो वो आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, है ना। कहीं आपकी वो इनकम तो नहीं मान लेंगे, मैंने डायरेक्टर को अपने को सिटिंग फीस दी, कहीं जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो ये तो नहीं बोलेगा नहीं ये तो उनकी रेम्यूनरेशन है, तो या कोई मैंने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस दिए, वो बोलेगा नहीं हम तो इनकम मानेंगे। तो इन सब की चीजों को दूर करने के लिए सीबीडीटी टाइम टू टाइम लेके आती है सर्कुलर्स, और ये सर्कुलर्स बेटे ध्यान रखना फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड एसएससीज। और जो ये बेटा सर्कुलर्स होते हैं ये केवल और केवल डिपार्टमेंट पे बाउंड होते हैं। अगर किसी सर्कुलर में लिख दिया कि जो ये पेन है इसकी वैल्यू आपको 30 रुपए माननी है, तो मैं बाउंड नहीं हूं, एसएससी बाउंड नहीं है। एसएससी कौन होता है, जो इनकम टैक्स भरता है, जो इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी पे शामिल होता है। तो डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर, while such circular are not binding on the assessees, they can take the advantage of beneficial circular। कोई दो सर्कुलर आए, एक सर्कुलर मेरे खिलाफ था, मतलब असेसी के अगेंस्ट में, एक सर्कुलर क्या है बेटा, एक सर्कुलर असेसी के बेनिफिट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, जो सर्कुलर मेरे लिए बेनिफिशियल है मैं उसको ले लूंगा और दूसरे वाले को छोड़ दूंगा। ठीक है जी, तो समझ में आएगा, यो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बिटेस में आता है नोटिफिकेशन। क्या आता है बच्चों, नोटिफिकेशन। देखिए बच्चों नोटिफिकेशन क्या होता है, द नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सीबीडीटी इज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड द रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। अब देखो बेटा ध्यान से, ध्यान सुनना, सीबीडीटी ने क्या बनाए थे बच्चों, सीबीडीटी ने बनाए रूल्स। अब उस रूल्स में कोई चेंज लेके आ रहे हैं। देखिए नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सीबीडीटी इज आल्सो एम्पावर्ड, मतलब कौन कौन बना सकता है बेटा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लेके आ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका सीबीडीटी। ठीक है, चलिए तो प्रोविजन को समझाने के लिए आपको क्या लेके आ सकते हैं बेटे, नोटिफिकेशन लेके आ गए। सीबीडीटी इज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड द रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बाय द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन व्हिच शैल बी बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड एसएससीज। यानी जो नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन एसएससी से भी बाउंड होगा, ठीक है बच्चों, और जो डिपार्टमेंट था मेरा बच्चों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पे भी बाउंड होगा। सर्कुलर क्या था, सर्कुलर केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाउंड था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर कॉल्ड केस लॉस। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने बताया था आपका, उसको देखते हैं बच्चों, केस लॉस। केस लॉस क्या होते हैं, केस लॉस वो डिसीजंस होते हैं जो किसी कोर्ट ने लिए होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं बेटा, इनकम टैक्स का एक पार्ट होते हैं। देखेंगे केस लॉस रेफर टू डिसीजंस बाय द कोर्ट। द स्टडी ऑफ केस लॉस इज एन इंपॉर्टेंट एंड द अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। हाँ जी, क्या होते हैं बेटा, अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट to conceive and provide all the issues
all the possible issues that may arise in the implementation of any act. Hence, the judiciary will hear the dispute between the assessees. ये है most important, यहाँ से यहाँ तक most important है. Hence, the judiciary will hear the dispute between the assessees and the department and give the decision on the various issue. उस पर decision देगी. अब देखो, पहले सर्कुलर की बात कर ली हमने, किस पे बाइंडिंग था बेटा? वो एसएससी पे बाइंडिंग नहीं था, डिपार्टमेंट पे. नोटिफिकेशन दोनों पे बाइंडिंग था. एक्ट पढ़ लिया हमने, फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया हमने, है ना, ये सब पढ़े थे हमने. तो केस लो क्या है बेटे, यानी ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट सब पे लॉ नहीं बना सकता, तो कुछ चीजें जुडिशरी को करनी पड़ती हैं. दोनों पक्ष को सुनेगा, एसएससी को भी, डिपार्टमेंट को भी, और डिसीजन देगा. अगला देखेंगे बेटा, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज अ लॉ ऑफ लैंड. बहुत बार आता है बेटा, इज अ लॉ ऑफ लैंड. किसका डिसीजन बेटे? ये डिसीजन की बात कर रहा हूं बेटा जो हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन. ठीक है, द डिसीजन गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट विल अप्लाई इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. मतलब जो अपेक्स कोर्ट है उसका डिसीजन पूरी कंट्री पे लग रहा है, और जो रिस्पेक्ट, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है उसका डिसीजन कहां लगेगा बेटा? दिल्ली हाई कोर्ट में तो लगेगा ही लगेगा, यानी दिल्ली के जुरिडिक्शन में तो आपका होगा ही होगा. इन विच सच हाई कोर्ट हैव द जुरिडिक्शन, द केस लॉज आर डेल्ट विद एट द फाइनल लेवल. पहले सारा लॉ पढ़िए, लॉ पढ़ने के बाद एक्ट लगाइए. नहीं सुलझता तो मैटर कैसे सुलझाएंगे बेटे? हम सुलझाएंगे मैटर अपने कोर्ट के थ्रू. तो ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो सारे देश पे लगेगा, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर कोई डिसीजन दिल्ली के हाई कोर्ट ने दिया है तो वो दिल्ली के जुरिडिक्शन पे क्या लगेगा बेटा? लग सकता है. लेकिन अगर मैं बात करूं मुंबई तो नहीं लगेगा. ठीक है बेटे, तो आई होप आपको जो कंपोनेंट्स थे इनकम टैक्स लॉ के वो समझ में आए होंगे. ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा. ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटे टाटा बाय बाय.